हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब के चैनल अपना इंस्टीट्यूट में। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमने देख लिए थे और इसके आगे हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो किस प्रकार के थे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, मनोरंजन के क्या साधन थे, राजनीतिक जीवन कैसा था। तो ये बिंदु हम पढ़ चुके थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था और जल निकासी व्यवस्था थी वो सबसे इसकी मुख्य विशेषता मानी गई थी। नगर था जो 2 टीलों में बंटा हुआ था। एक पश्चिमी टीला जो दुर्ग क्षेत्र या गढ़ी क्षेत्र था, जिसमें हमने देखा था कि राजा या अधिकारी वर्ग के था, और जो पूर्वी टीला जो था वो निचला वर्ग यानी कि आम जनता के लिए था। इसके अलावा हमने देखे थे कि भवन किस प्रकार के थे। तो भवन पक्के ईंटों के बने हुए थे और भवनों के जो दरवाजे थे वो मेन सड़क पे न खुल के पीछे की तरफ खोले गए थे। इसका एक अपवाद हमने देखा था कि जो लोथल था उसमें एक घर ऐसा पाया गया था जिसका मुख्य दरवाजा जो मुख्य सड़क पर खोला गया था। भवनों में उपयोग करने के लिए जो ईंटें बनाई गई थी उनका आकार कैसा था, 4:2:1, यानी कि 4 लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी और 1 ऊंचाई थी। जो मुख्य सड़क थी उसको क्या कहते हैं, राजपथ, और सड़कों के किनारे कचरा पात्र रखे गए थे। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था जो राजनीतिक जीवन पे जो सर्वप्रथम रिसर्च किया था वो किसने किया था, स्टुअर्ट पिगट द्वारा किया गया था। आगे हमने देखा था सामाजिक जीवन में क्या था कि समाज जो था 4 भागों में बंटा हुआ था। कौन कौन से थे 4 भाग, तो पुरोहित वर्ग, बौद्धिक वर्ग और व्यापारी वर्ग और एक मजदूर वर्ग। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि परिवार जो थे वो कैसे थे, मातृसत्तात्मक क्यों माना गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मूर्तियां मिली है वो सबसे ज़्यादा कैसी मिली है, मातृ देवी की मिली है। इसके अलावा जो कालीबंगा और लोथल से हमें युग्म समाधियाँ मिली है तो उससे हमें सती प्रथा का अनुमान भी लगाते हैं। और आगे जो मनोरंजन के साधन हमने देखे थे वो कौन कौन से देखे थे, नृत्य कला, पशुओं की लड़ाई और पासे का खेल। इसके अलावा जो शवाधान की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित थी, तो इसमें 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। ठीक है। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या है कि समाज में किस प्रकार के देवी देवता थे, किसकी पूजा की जाती थी, तो वो आज हम देखेंगे। तो हमने पहले भी बताया कि जो समाज था मातृसत्तात्मक था, तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है। मातृ देवी की पूजा पृथ्वी माता और उर्वरता की देवी के रूप में की जाती थी। जॉन मार्शल है, उन्होंने क्या कहा इसे, आइसिस देवी का है। सर्वाधिक जो मरण मूर्तियां हैं
वो मातर देवी की प्राप्त हुई है। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, मिताथल ये क्या है? भिवानी हरियाणा में है। तो यहाँ पे मातर देवी की जो मर्ण मूर्तियां हैं उनका अभाव देखा गया। ठीक है। इसके अलावा पशुपति पूजा, पशुपति पूजा का क्या था? प्रचलन था। जो पशुपति की हमें एक मोहर भी मिली है, मूर्ति मिली है, तो उसको मार्शल ने क्या कहा है? आद्य शिव का है। पशुपति की मोहर का अंकन कहाँ पे मिला है? हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? मेक के द्वारा की गई थी। और यह किसकी बनी हुई है? शैलखड़ी की बनी हुई है। पद्मासन यानी कि योग मुद्रा में है। दाईं तरफ है जो एक हाथी व बाघ है, और बाईं तरफ क्या है? भैंसा व गेंडा है। और उसके जो नीचे हैं वो 2 हिरण दिए हुए। मार्शल ने इसे क्या कहा है? आद्य शिव का है। ठीक है। अन्य धार्मिक आस्थाएं व आर्थिक व्यवस्था। सूर्य पूजा का प्रचलन था। इसके प्रमाण हमें स्वास्तिक चिन्ह से मिले। स्वास्तिक चिन्ह कौन सा होता है? जो ये हम बनाते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। वृक्ष पूजा का प्रचलन था। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन है जो पिप्पल के वृक्ष का मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पीपल के वृक्ष के नीचे 7 लोग खड़े हैं। पशु पक्षी पूजा का प्रचलन था। पवित्र जो पशु है वो कौन सा माना गया है? एक श्रृंगी वृषभ शक्ति के रूप में पूजा जाता था। ठीक है। पवित्र जो पक्षी है वो कौन सा माना गया है? बतख और हाबा पक्षी, जिसे मोर भी कहते हैं। नाग पूजा। मोहनजोदड़ो से पुरुष आकृति के पीछे सर्पफर्ण के प्रमाण मिले हैं। लिंग व योनि पूजा का प्रचलन था। लिंग की पूजा हम आज भी करते हैं। जैसे शिवलिंग है तो वो एक लिंग है, तो उसकी पूजा हम आज भी करते हैं। यज्ञों का प्रचलन था। कालीबंगा से 7 नहीं है, यहाँ पे 5 आए। 5 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है व इनमें बलि के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। यज्ञ करने के लिए हमें अग्नि वेदिकाओं की जरूरत होती है। और उस समय उसमें अग्नि वेदिकाओं में बलि के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है। अगला जो हमारा बिंदु है आर्थिक व्यवस्था, कि उनके आय के क्या क्या साधन थे। तो आर्थिक व्यवस्था में कृषि, पशुपालन, व्यापार व वाणिज्य, ये तीनों संसाधन आज भी हमारी आय के बहुत बड़े सोर्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो रोजगार का प्रमुख जो साधन कह दें या क्षेत्र कह दें वो कृषि था। जीवन निर्वाह का आधार भी कृषि थी, आज भी हमारे है। जुताई है जो मिट्टी के हलों से की होती थी, किसी धातु का हल हमें प्राप्त नहीं हुआ। कालीबंगा व बनवाली से मिट्टी का हल मिला है, और जुते हुए खेत के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। फसलें कौन कौन सी होती थी? 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। पहली जो फसल है वो कौन सी है? चावल। चावल रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ से धान यानी कि चावल की खेती की भूसी मिली है। भूसी का मतलब जो उनके ऊपर वो परता सा नहीं होता चावल के ऊपर, और जो जैसे अपने गेहूँ होता है, गेहूँ की जो गेहूँ निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है, तो वो वहाँ से मिला है।
उसी प्रकार से जो चावल निकालने के बाद वो शेष कचरा जो होता है वो वहाँ से हमें मिला है। दूसरा, गेहूं और जौ क्या थी, उनकी प्रमुख फसलें थी। इसके अलावा चौथी जो फसल है वो कौन सी थी, बाजरा। बाजरे के अलावा और यहाँ पे किसकी खेती की जाती थी, तो वो है कपास। विश्व में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में खेती, जो कपास की खेती है, इसको यूनानियों ने क्या कहा था, सिंडन कहा था। ऐसा माना गया है कि विश्व को कपास की खेती करना किसने सिखाया था, सिंधु वासियों ने सिखाया था। तो सर्वप्रथम जो कपास की खेती के प्रमाण हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती शुरू की थी वो किसने की थी, सिंधु वासियों ने की थी। अगली फसल कौन सी है, तिल, मटर, खजूर और तरबूज की ज्यामिति। सिंधुवासी हैं जो वो गन्ने से परिचित नहीं थे। नहरों के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, शोरतुगई से, और जो कुएं के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, अलादीनों से मिले हैं। दूसरा जो आय का हमारा साधन है वो क्या है, पशुपालन। पशुपालन आज भी हम करते हैं। जैसे देखते हैं कई कई बड़े बड़े झुंडों में लोग गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं, बकरियां, भेड़े, तो बड़े बड़े झुंड में लोग पालते हैं उनको, तो वो भी एक हमारा आय का साधन है। शिकारपुरा गुजरात व नेसदी नगर पशुपालन के केंद्र थे। गाय का मृदभांड चित्रांकन मिला है परंतु विशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। घोड़ा जो सिंधुवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे क्योंकि घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। प्रमाण, घोड़े से परिचित नहीं थे लेकिन उसका प्रमाण मिलता है। वो क्यों मिलता है हम आगे देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो लोथल से जबड़ा व 3 मृण मूर्तियाँ मिली है। सुरकोटड़ा से हमें क्या मिला है, घोड़े का कंकाल। मोहनजोदड़ो से क्या मिले, घोड़े के दांत व मृण मूर्तियाँ मिली हैं। देखो ऐसा होता है कई बार हमारे पास जो चीज़ नहीं होती, हम कहीं जाते हैं, यानी कि मानो अपने देश में कोई चीज़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में गए हुए हैं और वो चीज़ें वहाँ हैं, तो वहाँ से हो सकता है वो कोई उनकी मूर्ति वगैरह ले आए, या किसी को ज़्यादा शौक होते हैं तो हम दूसरे देशों से कोई चीज़ आयात करते हैं। तो एक आधी चीज़ हम ऐसी भी होती हैं जो सिंगल होती है वो हम आयात कर लेते हैं, तो उसके प्रमाण हमारे यहाँ रह जाते हैं। मान के देखो कोई चीज़ हमें आयात करते हैं, कल को दुनिया ख़त्म हो जाती है तो वो अगर वो दब जाती है और जो बाद में हमारे बाद जो दुनिया है वो इसको खोजेगी तो वो बोलेगी कि हाँ उसके प्रमाण तो मिले लेकिन ये लोग परिचित नहीं थे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में वो चीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरे देशों से ले आते हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि इन्होंने मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनसे खरीदी हो या कहीं और से खरीदी हो, तो ऐसा हो सकता है। ऊंट है जो हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। हाथी के कहाँ से मिले, गुजरात से हाथी पालन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु कौन सा है, व्यापार व वाणिज्य। समृद्धि का कारण क्या था, व्यापार था। व्यापार आंतरिक व बाह्य दोनों था। आंतरिक का मतलब कि देश के अंदर भी व्यापार किया जाता था और देश के बाहर यानी कि दूसरे देशों से भी व्यापार किया जाता था। आज भी हमारे ऐसा होता है कि हम एक देश से दूसरे देश से व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में करते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में करते हैं। तो इस प्रकार का व्यापार भी था और विदेशों से व्यापार भी था। व्यापार जो था जल मार्ग व स्थल मार्ग दोनों से होता था, लेकिन आज हमारे जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग तीनों से होता है। व्यापार का जो आधार था वो क्या था, वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय का मतलब हुआ कि वस्तु के बदले
वस्तु दी जाती थी, मुद्रा का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को गेहूं की ज़रूरत है और उसके पास चावल है, तो वो ऐसा व्यक्ति खोजता था जिसको गेहूं की ज़रूरत, मतलब कि उसको गेहूं की ज़रूरत है और उसके पास चावल है, तो वो दोनों आपस में बदल लेते थे और उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। सारगोन लेख है जो कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से, जिसमें सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहा गया? मेलुआ कहा गया। मेलुआ किसे कहते हैं? जो व्यापारियों व नाविकों की भूमि होती है या देश होता है, उसे क्या कहते हैं? मेलुआ कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक सुमेरियन नाव के चित्र वाली मोहर मिली है। लोथल से फारस की बेलनाकार मोहर मिली है। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोथल के जो व्यापारिक संबंध थे वो किससे थे? फारस से थे। मेसोपोटामिया के नगरों से सेंध मोहरें वैसे श्रृंगारदान मिला है। उर मेसोपोटामिया, जो उर है वो कहाँ का है? मेसोपोटामिया से है। तो से हड़प्पा सभ्यता का कार्नेलियन व मनकों का हार व तांबे का श्रृंगारदान मिला है। मेसोपोटामिया व सिंधु घाटी सभ्यता के बीच मध्यवर्ती केंद्र जो थे, जो उनके बीच में व्यापार के जो केंद्र थे वो कौन से थे? दिलमुन जो बहरीन द्वीप है और माकन ओमान तट है। तोल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है। तो ये दोनों अलग अलग याद रखना है कि लोथल से हमें किसका पैमाना मिला है? हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है। और कालीबंगा से हमें किसका पैमाना मिला है? तो मिट्टी का पैमाना मिला है। आगे देख लेते हैं उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग थे, मनका उद्योग थे, जो हमें कहाँ से मिले? जो हुंदड़ो और लोथल से मिले। जो सीप उद्योग है वो कहाँ से मिला है? बालाकोट और लोथल से मिला है। और जो शंख उद्योग है वो हमें कहाँ से मिला है? बालाकोट और नागेश्वर से मिला है। ठीक है। इसके अलावा जो आयातित यानी कि जो आयात की जाती थी वो कौन कौन सी वस्तुएं थी? तो वो एक टिन और चांदी कहाँ से आयात की जाती थी? अफगानिस्तान और ये ईरान कट कर देना यहाँ पे थोड़ा सा, अफगानिस्तान रखना ओनली। ठीक है। आगे जो सोना है वो कहाँ से आयात किया जाता था? तो वो कोलार से किया जाता है। और कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। तांबा है वो कहाँ से किया जाता था? तो खेतड़ी और गणेशवर से। खेतड़ी और गणेशवर दोनों ही कहाँ है? राजस्थान में और बलूचिस्तान से। ठीक है। इसके अलावा जो शीशा है वो कहाँ से आयात किया जाता था? तो वो अजमेर से। अजमेर भी कहाँ है? राजस्थान में, कश्मीर, अफगानिस्तान और ईरान। इसके अलावा जो जस्ता है वो कहाँ से आयात किया जाता था? तो वो तुर्कमेनिस्तान से आयात किया जाता था। जेस्पर है वो कहाँ से आयात किया जाता था? तो वो भी कहाँ से किया जाता? राजस्थान से। फिरोजा है वो भी कहाँ से किया जाता? ईरान से। लाजवर और वेदरजू है वो भी कहाँ से किया जाता? अफगानिस्तान और ईरान से। शेल खड़ी है वो कहाँ से प्राप्त की जाती थी? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से की जाती थी। ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है? सैंधव कला। तो कला में हम देखते हैं किस प्रकार का आर्ट था, किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, किस प्रकार के जो मृदबांड थे, किस प्रकार की स्थापत्य कला थी, किस प्रकार के आभूषण थे। ठीक है। तो सबसे पहले
क्या क्या बनाया जाता था? मूर्तियाँ। मूर्तियाँ किसकी बनाई जाती थी? धातु की, प्रस्तर यानी कि पत्थर की, और मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मोहरे, मृदभांड और आभूषण। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मूर्तियाँ को। मूर्तियाँ कौन सी धातु की बनाई जाती थी? तो जो सर्वाधिक हमें मूर्तियाँ मिली है वो कौन सी धातु की मिली है? तांबे की मिली है। और इसके बाद जो हमें मूर्तियाँ मिली है तांबे के बाद में, वो कौन सी है? कांसे की मिली है। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं जो लुप्त मोम विधि यानी लोस्ट वैक्स टेक्निक होती है, उससे बनाई जाती थी। जो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से में जो मूर्ति मिली है वो किसकी है? कांसे की है, जिसकी दायां हाथ कमर पर है और उसमें 4 चूड़ियाँ, बाएं हाथ घुटनों पर है, बालों में जूड़ा है, और मार्शल ने इसे क्या कहा है? आदिवासी महिला की मूर्ति का है। पिगड़ ने इसे क्या बताया है? बलूचिस्तान की महिला। अन्य जो कांसे की मूर्तियां वो हमें कहाँ से मिली है? तो हमने देखा था एक देमाबाद महाराष्ट्र से हमें एक कांसे का रथ मिला था, जिसमें एक नगन मानव की मूर्ति उसे चला रही थी। एक कांसे की वृषभ की जो आकृति है वो हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा राजस्थान से मिली है। तांबे की मूर्तियां हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो तांबे की मानव आकृति की मूर्ति एक तो हमें हड़प्पा से और एक मोहनजोदड़ो से। तांबे का फाख्ता कहाँ से मिला? चहुंदड़ो से। तांबे की जो इक्का गाड़ी है वो कहाँ से मिली है? चहुंदड़ो और हड़प्पा से। और तांबे का कुत्ता, बेल, खरगोश हमें कहाँ से मिले? लोथल से। इसके अलावा पत्थर की मूर्तियां हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं? तो पाषाण की मूर्तियों की संख्या कम है, लेकिन कलात्मक दृष्टि से बेहतरीन, बनाई अच्छी गई हैं लेकिन कम बनाई गई हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से हमें कितनी मूर्तियाँ मिली हैं? 12। हड़प्पा से कितनी मिली हैं? 2। योगी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। हमने देखा था कि एक योगी बाबा की हमें मूर्ति मिली थी जो एक ध्यान की मुद्रा में है। उनके कंधे पे एक शॉल लिया हुआ था जिसपे अलंकरण, तिप्तीय अलंकरण किया हुआ था और ध्यान की मुद्रा में थी। तो संभावी मुद्रा, मुंह है नहीं है, दाढ़ी सवारी गई है, बाल पीछे बांधे हुए, आंखें सीप की है जो बाद में लगाई है, ललाट पर एक गोल चक्कर है, कंधे पर शॉल लिया हुआ है, मेके ने इसे पुजारी की मूर्ति का है। ठीक है, देखो ये शशांबी मुद्रा में यहाँ पे क्या आएगा? ये मुंह है नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? मूछ नहीं है उसमें। ठीक है, क्या नहीं है? मूछ नहीं है। हमने देखी थी फोटो पीछे की वीडियो में। तो जो योगी की मूर्ति हमें मिली है उसमें क्या नहीं है? मूछ नहीं है। आरपी चंदा ने इसे योगी की मूर्ति का है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरुष की मूर्ति मिली है जिसपे श्वेत पत्थर का सिर है। हड़प्पा से हमें 2 मूर्तियां मिली है जो सिर है वो दड़ रहित है। एक मूर्ति तो है लाल बलुआ पत्थर की योग मुद्रा में, और दूसरी जो मूर्ति है वो कैसी है? काली और सलेटी पत्थर की है और नृत्य की मुद्रा में है। धुलाबीरा से हमें क्या मिला है? तो गिरगिट व नेवले की मूर्ति मिली है। बनावली से क्या मिला है?
बनावली से हमें मिला कलात्मक प्रदर्शन करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। आगे हम देख लेते हैं मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ। शिल्प में सर्वाधिक जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं वो किसकी है? मिट्टी की है। ये चिकोटी विधि से बनाई गई है। नौसारी से हमें क्या मिला? मांग में सिंदूर भरने के प्रमाण मिले। और बलूचिस्तान से एक रौद्र नारी की मृण मूर्ति मिली है। मृदभांड कैसे थे? तो मृदभांड चाक पर बने हस्त निर्मित यानी हाथों से बनाए गए थे। लाल रंग के मृदभांड है और काले रंग की रेखाओं से उन पे अलंकरण किया गया यानी कि चित्र वगैरह उन पे बनाए गए हैं। मृदभांडों पर ज्यामितीय आकार व प्राकृतिक चित्र बने हुए। मछुआरे का चित्र, दूध पिलाती हिरणी का चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। प्यासा कौवा व चलाक लोमड़ी की कहानी हमने देखा था लोथल से मिली है और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो व नौसारी से मृदभांड बनाने के भट्टे भी मिले हैं। आगे का जो बिंदु है वो कौन सा है? आभूषण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते हैं। आभूषण किसके बनाए जाते थे? सोना, चांदी, रतन, शैलखड़ी आदि से बनाए जाते थे। एक स्वर्ण हार यानी कि सोने का हार हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कार्नेलियन मनकों का जो हार है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पुरुष व महिला कंठाहार, बाजूबंद और अंगूठियां पहनते थे। आज भी ऐसा होता है, पुरुष है जो अंगूठियां भी पहनते हैं, गले में चैन वगैरह डालते हैं, पैर में एक कड़ा भी डालते हैं। तो इस प्रकार से महिलाएं जितने आभूषण पहनती हैं उससे थोड़े कम पुरुष भी पहनते हैं। महिलाएं क्या क्या आभूषण पहनती थी? झुमका, पायल, कमरबंद। इसके अलावा आप जो भी समझो, यानी कि आज के टाइम में भी होता है जैसे महिलाएं अब पहनती हैं वैसे ही अब उस टाइम भी आभूषण पहनती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी हम देखते हैं। भाव चित्रात्मक बुस्ट्रोफेदन, यानी कि आज के टाइम में अपने जैसे व्हाट्सएप पे देखते हैं इमोजी नहीं होते, तो उस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की है जो लिपि है उसमें इमोजी बनाए हुए हैं। तो उसमें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई है, कठिनाई क्या आज तक पढ़ी ही नहीं गई है। सैंधव लिपि के सर्वप्रथम प्रमाण 1853 में कनिंघम को मिले। यह लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और आज के टाइम में हम कैसे लिखते हैं? बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। लिपि में करीब 400 से 500 अक्षर हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, तो इतने को याद रखना भी एक मुश्किल काम है। जो सर्वाधिक प्रचलित चित्र है वो किसका है? मछली का है। किस प्रकार से बना हुआ है? अपने इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो सर्वाधिक जो प्रचलित चित्र है वो किसका है? मछली का है। उन्नीस 1925 में प्रथम जो पढ़ने का प्रयास है वो किसने किया था? एल.ए. बडेल ने किया था और इसे सुमेरियन लिपि के करीब बताया था। इसके अलावा के.एन. वर्मा, एस.आर. राव और आई. महादेवन ने इसे कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो किसने किया था? एल.ए. बडेल ने। और कंप्यूटर के द्वारा जो पढ़ने का प्रयास किया था वो किसने किया था? आई. महादेवन ने। सबसे बड़ा लेख हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है और उसमें कितने अक्षर लिखे हुए हैं? 26 अक्षर लिखे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हुआ?
सबसे जो बड़ा मत माना गया और सबसे जो फेमस मत माना गया वो क्या माना गया? बाढ़ माना गया। ठीक है, तो मार्शल ने कहा है कि मोहनजोदड़ो से 7 क्रमिक स्तर मिले, अतः मार्शल ने माना है कि मोहनजोदड़ो है वहाँ पे 7 बार बाढ़ आई थी, जो इसका पतन का कारण उन्होंने माना है। बाढ़ का जो कारण है वो एक सर्वमान्य मत है। इसके अलावा आर्यों का आक्रमण ये किसने माना है? आरपी चंदा, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट गार्डल चाइल्ड ने क्या माना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता है जो नष्ट हो गई थी। इसके अलावा महामारी, कनेडी के कंकालों से मलेरिया के प्रमाण मिले, तो माना गया है कि इसका पतन का कारण मलेरिया की महामारी आई थी वो रहा होगा। भूतात्विक परिवर्तन यानी कि उनकी जो भूमि है जहाँ जलवायु उसमें परिवर्तन हुआ था वो इसका कारण भी माना गया है। जल प्लावन या भूकंप ये किसने माना है? एम आर सानी, डेल्स, रॉबर्ट राइक्स ने माना है। जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो किसने माना है? फेयर सर्विस, बीके थापर और जनसंख्या दबाव माना है। जलवायु परिवर्तन है वो किस किसने माना है? वो माना है बीबी लाल, ओरेल स्टाइल और अमलानंद घोष ने माना है। दीर्घकालीन सूखा यानी कि बहुत टाइम तक अकाल पड़ा था, तो ये किसने माना है? डीपी अग्रवाल, रफीक मुगल, इन्होंने माना है कि सरस्वती नदी में बहुत टाइम तक पानी नहीं आया था और सूखा पड़ा था, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। अगला है कि सिंधु का मार्ग परिवर्तन हो गया था, ये किसने माना है? ये माना है एच टी लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने माना है। ठीक है, और ये भयंकर विस्फोट है वो किसने माना है? दिमित्रियेव ने माना है। तो सिंधु घाटी सतलों के पतन का समय भिन्न भिन्न है, अतः कारण भी भिन्न भिन्न रहे होंगे। तो देखो, इतनी बड़ी सभ्यता है वो एक कारण से खत्म नहीं हो सकती, इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत माना गया है कि बाढ़ आई होगी, आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि अपने जो पंजाब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती रहती है। केदारनाथ में हर साल ऐसा होता है कि बाढ़ आती रहती है, तो ये मान्य मत हो सकता है। बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत सारी बस्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो ये मान सकते हैं और सर्वमान्य मत भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक एरा, तो अगली क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो गया। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे की क्लासें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनमें भी शेयर जरूर करना, जिससे अपना एक बड़ा सा परिवार बन सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, और इसके भी अच्छे से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।